हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, हाउ आर यू। कैसे हैं सभी लोग। मूवीशाला प्लेटफॉर्म के अंतर्गत इंद्राज सिविल सर्विसेज के तहत आपका स्वागत है। हम लोग पॉलिटी सेक्शन के अंतर्गत भारत के संवैधानिक विकास पे चर्चा कर रहे थे। देखेंगे पहला वीडियो कल कंप्लीट हुआ है। आज के हम सेक्शन में देखेंगे कि 1793 का चार्टर अधिनियम, ये चार्टर क्यों आया आप देखेंगे। लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय आप देखेंगे जहां के गवर्नर, बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनके ये अंतिम समय जो होता है इनका कार्यकाल, उस समय के दौरान ये पारित होता है। और आप देखेंगे 1793 के अधिनियम से पहले भी हमने चर्चा की थी एक बार कि किस तरीके से भारत के जो है संविधान की विकास की प्रक्रिया लागू होती है। भारत में औपनिवेशिक शासन की जो धीरे धीरे जो विस्तार है वो किस तरीके से फैल रहा होता है। आप देखेंगे कंपनी आती है शुरुआत में व्यापार करने के लिए, व्यापार करने के साथ साथ वो राजनीतिक कार्यों को भी अपने हाथों में लेती है और धीरे 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 भारत जो है ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद उनके तहत भारत जो है कंपनी से शासन या राजनीतिक कार्य, व्यापारिक कार्यों को सीमित करने के लिए धीरे धीरे क्या करते हैं, उन पे रेगुलेटिंग एक्ट के 1773 से एक प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे प्रक्रिया आगे बढ़ने की चलती है। तो इसी क्रम में आया है। अब देखेंगे 1793 के अधिनियम में तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है ये लागू होता है। आप देखेंगे अंतिम दिनों में। तो अगर इन सभी चीजों को पढ़ना चाहते हैं तो आप देखेंगे हमारा कोड है 6684। कोड को यूज करते हुए आप इसके साथ साथ अदर दूसरे जो वीडियोज हैं उनको भी देख सकते हैं सेम कोड के साथ। तो चलिए हम लोग चर्चा करते हैं चार्टर अधिनियम 1793 के संदर्भ में। आप इसी क्रम में अगर पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाह रहा हूं तो आप देख सकते हैं ये एवोल्यूशन ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया, क्योंकि आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं इनको देख सकते हैं। सिविल रिफॉर्म आपको 1793 से ही दिखाई पड़ता है, आप इसे देख सकते हैं। इसीलिए आप देखेंगे भारत में क्या है, स्थानीय प्रशासन कहते हैं या कहते हैं जनक माना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो 1833 का दौर है, आइडिया ओपन कंपटीशन, ठीक है। और आप देखेंगे 1853 में रोल ऑफ सीओडी, एस.एन. टैगोर एंड फर्स्ट जो है आप सिविल जो चुने गए थे उसके संदर्भ में चर्चा है। फिर इंडियन सिविल सर्विसेज के संदर्भ में अगर देखेंगे तो सिविल सर्विसेज एक्ट 1861 एस्टेब्लिश बाय सिविल सर्विसेज कमीशन, इस अधिनियम के तहत जो एक कमीशन अधिनियम स्थापित किया जाता है, ऐसी बात होती है लेकिन होता नहीं है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं आता है ली कमीशन 1924। तो 1919 के अधिनियम में ये प्रक्रिया जाके ये लागू हो पाती है, लेकिन बात होती है आप देखेंगे 1861 के अधिनियम से ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये आप इस सभी पॉइंट पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप एग्जाम दे रहे हैं यूपीपीसीएस 2021, यूपीएससी 2021 या आने वाले समय के एग्जाम जितने भी हैं आप देखेंगे इस क्रम को देख सकते हैं। और देखेंगे कि एक 1886 में एडिशन कमीशन आता है और 1912 में देखेंगे आप तो जो है इसलिंग कमीशन आता है और 1924 में ली कमीशन आता है। तो इस प्रक्रिया को आप देखेंगे ये क्या है, जिस तरीके से भारत के संवैधानिक विकास होता है वैसे ही भारत की प्रशासनिक संरचना का भी विकास जो है संवैधानिक विकास के साथ साथ हो रहा है। तो आप इस प्रक्रिया को देख सकते हैं। इस प्रक्रिया में आपको हायरार्की सिस्टम में पूछा सकता है, कूट में क्वेश्चन मिलाने को पूछ सकता है। आप देख सकते हैं सन के साथ ये चीजें दी हुई हैं, क्योंकि शुरुआत कहीं ना कहीं यहां से होती है, फिर ये प्रक्रिया पूरी की पूरी शुरू होती है 1924। और आप देखेंगे धीरे 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 भारत में कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्थायी संरचना का विकास जो प्रशासनिक क्षेत्र में। और आज भी हम कहते हैं भारत में अगर आप यूपीएससी देते हैं, अगर आप स्टेट कमीशन देते हैं, स्टेट कमीशन की संरचना तो भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत देखेंगे बाद में आई, लेकिन आप देखेंगे सिविल सर्विसेज जो कि जिसे हम आईसीएस कहते हैं, ठीक है, उस संदर्भ में ये विकास आज से शुरू हो जो है उस समय के दौर से शुरू होता है। आज भी हम उसी प्रक्रिया में कहीं ना कहीं हैं। तो आप देख सकते हैं इस क्रम की बात। तो आप इन चीजों को देखेंगे चार्टर अधिनियम 1793 के अधिनियम में क्या क्या खास बातें थी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये है आपका चार्टर अधिनियम, जो कुछ खास पॉइंट हैं आप देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के कार्यकाल के अंतिम दिनों में ये पारित होता है, आप इसे देख सकते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है ये स्टेटमेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये डाला है कि ये उनके जो है कार्यकाल में ही होता है, लेकिन इसके बाद वो कहीं ना कहीं भारत से
चले जाते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इस क्रम में आप जाएंगे तो 1773 में जो पारित हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट, और 1786 में, जिसे कहते हैं 84 का 86 में जो संशोधन हुए थे, तो पिट्स इंडिया एक्ट में और जो है सुधार करके 1793 के चार्टर अधिनियम को पारित किया गया था। 1793 के चार्टर अधिनियम में यह कहा गया है जो 1773 में कमियां रह गई, फिर 1784 को जो सेटलमेंट एक्ट 1786 में जानते हैं जो संशोधन हुए थे, उसी क्रम को आप देखेंगे कि 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या किया था, 93 का अधिनियम पारित किया गया था। इस क्रम में अगर देखेंगे, इस एक्ट को ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आप जान सकते हैं। ऐसा आपसे स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसे जो है इस स्टेट क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्ट को किस अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो 1793 का जो ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट के नाम से इसे इस अधिनियम को जाना जाता है। ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इसका आंसर 1793 देंगे। अब आगे अगर बात करते हैं इस क्रम में, अब बात करते हैं कि इनके बिंदुओं में कौन कौन से ऐसे चार्टर में क्या क्या अधिनियम या प्रावधान किए गए थे। तो कहीं ना कहीं हमने आपको बताया कि भारत में जो है भारत कंपनी के कार्यों को नियंत्रित करने के लिए उनके हाथों से राजनीतिक शक्ति को धीरे धीरे ब्रिटिश क्राउन, जिसे प्रिवी काउंसिल भी कह सकते हैं, या ब्रिटिश संसद अपने हाथों में लेना चाहती थी। आप देखेंगे पिछले अधिनियम में क्या था, उन्होंने राजनीतिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया, ठीक है। प्रिवी काउंसिल का निर्माण किया कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं, जिसे नियंत्रण बोर्ड की बात की थी हमने जो है। तो इन सभी चीजों को आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस अधिनियम में देख सकते हैं कि सबका मिला जुला जू पाया कौन सा, चार्टर अधिनियम एक्ट 1793 के संदर्भ में आप इसे देख सकते हैं। तो इस अधिनियम में भारत में क्या है, ब्रिटिश क्षेत्रों पे कंपनी का शासन जारी रखा गया, ऐसा कहा गया, इसीलिए इसे कहा जाता है कि चार्टर अधिनियम है। पहले कहा गया कि हम नियंत्रित करेंगे, राजनीतिक प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग मानेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, सारी प्रक्रियाएं लागू थीं। फिर इस अधिनियम के तहत क्या है, अभी भी कह दिया गया है कि अभी हम भारत में क्या करेंगे, ब्रिटिश क्षेत्रों में कंपनी के जो शासन को जारी रखेंगे, ऐसा ब्रिटिश संसद पारित करती है, आप देखेंगे। और कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया। आप देखेंगे इसी प्रक्रिया के साथ 1813 में आते हैं जब, तो कंपनी के जो है सभी के लिए क्या करते हैं, व्यापार खोल देते हैं। लेकिन कंपनी का भी एक अधिकार 1813 के अधिनियम में जाएंगे तो कहीं ना कहीं चाय और चीन के साथ आप देखेंगे अभी उनका व्यापार बना रहता है। तो आप इस क्रम को देखेंगे कि अगले 20 जो है वर्षों तक ये बढ़ा दिया गया था। ऐसा क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट में भी पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछे जा चुके हैं। अगर आप यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी और जेपीएससी कोई भी स्टेट कमीशन या फिर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस क्रम की बात करेंगे, ब्रिटेन में कंपनी के भारत में व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए अब क्या थी, आवाजें उठने लगी थी। कारण था कि भारत में व्यापार करने आए लोग कंपनी के तहत, उन्होंने कंपनी के व्यापार के साथ साथ व्यक्तिगत व्यापार को भी बढ़ावा दिया था। आप देखेंगे क्या था, लॉर्ड हेस्टिंग्स पे जो बर्ग थे राज्य मंत्री, आप उन्होंने क्या था, ब्रिटेन पे उनकी संसद में उनपे महाभियोग लगाया था। हालांकि बाद में बरी भी किए गए थे और उन्हें वहां की संसद ने क्या था, लोगों ने पुरस्कार भी दिया था। आप देखेंगे इस क्रम में। तो इस क्रम की अगर बात करें, इस एक्ट में यह साफ कर दिया गया था, क्या कर दिया कि सभी राजनीतिक कार्य स्वतंत्र नहीं हैं, कि अब आवाजें तो उठने लगी थी कि आप सारे कार्य तो नहीं कर सकते, राजनीतिक रूप से स्वतंत्र नहीं है, बल्कि ब्रिटिश सरकार की ओर से आप कंपनी केवल क्या है, क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, ऐसा इस अधिनियम में बोल दिया गया था। और आप देखेंगे 1793 के अधिनियम को और स्पष्ट करने के लिए इन्होंने 1813 का जो अधिनियम पारित किया था, इसको आप देखेंगे पूर्ण रूप से आप देखेंगे क्या था, इन्होंने कहीं ना कहीं कंपनी को प्रतिबंध या कंपनी को एकाधिकार को समाप्त करने के लिए, और कहा जब कि सभी के लिए व्यापार है, आप कोई भी कर सकता है, क्योंकि क्या था, फ्रांस में भी उपनिवेश की दौर चल चुकी थी, और क्या था, भारत से यूरोप में जो भारत के औपनिवेशिक के लिए या ब्रिटेन में या यूरोप में कोई भी युद्ध होता था वो भारत को प्रभावित करता था। आप इसको भी देख सकते हैं, इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें लागू हो रही थी। तो ब्रिटिश सरकार की ओर से क्या था, कंपनी केवल क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगी, तो ये इस रूप में स्पष्ट कर दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, अगर देखेंगे इस क्रम की बात,
हाँ, और एक पॉइंट आया और कहा गया कि प्रांतीय गवर्नरों को भी अब अपने विशेष उत्तरदायित्व के अधीन आने वाले विषयों पर भी अपनी काउंसिल के निर्णय बदलने का अधिकार दिया गया। मतलब विशेषाधिकार जिसे कहते हैं वीटो। जैसे क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को अब वीटो दिया गया था कि अपने क्या था, अपनी काउंसिल के जो सहमति से, फिर कहा मुख्य सेनापति उसमें उसके सारे निर्णय, तो उन्हें भी विशेषाधिकार था कुछ खास आदेशों को लेकर। तो अब यही काम कर दिया गया प्रांतीय गवर्नरों के लिए। कौन से? बंबई, मद्रास, इन सभी के गवर्नरों को भी क्या था, ये अधिकार दे दिया गया है। जिस तरीके से भारत के गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया, भारत नहीं, बंगाल के गवर्नर जनरल, अभी हम भारत का गवर्नर जनरल नहीं बोलेंगे, ठीक है। ब्रिटिश क्षेत्र के अधीन रहने वाला जो गवर्नर जनरल था उस समय बंगाल के तहत रेगुलेट हो रहा था। तो आप देखेंगे उसी तरीके से क्या किया, 1793 के अधिनियमों में जो है प्रांतीय गवर्नर जो भी थे उनको भी विशेष उत्तरदायित्व दिए गए कि आप कुछ विशेष कार्य करने के लिए क्या कर दिया गया, निर्णय बदल सकते हैं। कुछ खाने वाले अधीन विषयों जो प्रांत के विषय हैं उनके संदर्भ में निर्णय उन्हें दिया गया। और ये प्रक्रिया आप देखें धीरे धीरे कहीं ना कहीं चली, लगातार चलती रही, इसमें बदलाव नहीं लाया गया। कहीं ना कहीं क्या किया गया, जब आप देखेंगे 1919 के अधिनियम में क्या था कि जब भारत में क्या था, लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार आप मिला, तो लोगों को क्या था, इस कुछ खास मुद्दों के लेकर प्रांतीय गवर्नरों को भी आप देखेंगे अधिकार दिया गया था। भी कौन कौन से मुद्दे हैं जो प्रांतीय गवर्नर के अधीन रहेंगे, जिसे संरक्षित कहते हैं। आज के समय में यही काम राज्यपाल भी करते हैं भारत के स्टेट में। अगर आपको पूछा जाए कहीं तुलना के संदर्भ में, या आप अगर भारत के संवैधानिक विकास की समझ के क्रम में अगर देखेंगे तुलनात्मक क्रम में, तो ये प्रक्रिया कुछ इसी प्रकार से भारत के संवैधानिक विकास का हिस्सा बनती है। और भारत के संविधान का कुछ इन्हीं अधिनियमों से भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी कहीं ना कहीं प्रभावित होकर भारतीय संविधान का निर्माण किया था। तो यही हम पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक विकास की पृष्ठभूमि के संदर्भ में इन सभी चीजों को देख सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इस क्रम में कि अब आने वाले समय में क्या है, कंपनी के डायरेक्टर्स जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो कंपनी के डायरेक्टरों के लाभांश को क्या कर दिया गया, हमने बताया था जिनको क्या था 10,000 पाउंड से ज्यादा है तो उनको लाभांश में इसमें हिस्सा बनाया गया था। तो इस क्रम में देखेंगे 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। इनके लाभांश को कहा गया कि इनका लाभांश कुछ बढ़ा दिया जाए, तो इनके लाभ के संदर्भ में 10% तक बढ़ाने की स्वीकृति 1793 के चार्टर अधिनियम में दी गई थी। और इन्हीं के संदर्भ में देख सकते हैं कंपनी के डायरेक्टरों की बात हो रही थी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात जो हो रही थी, कहीं ना कहीं क्या किया गया, इसीलिए इसका नाम किया गया कि एक कंपनी अधिनियम है। तो आप देखेंगे एक तरफ आवाज उठ रही थी, एक तरफ इनको अधिकार भी दिए जा रहे थे। तो इस क्रम में इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्यों की सदस्यता की योग्यता की व्याख्या की गई। आप देखेंगे अब इस अधिनियम में यह भी कहा दिया गया है कि हम आपकी योग्यता का भी व्याख्या करेंगे। तो कह दिया गया कि जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य होंगे उनकी भी जो है सदस्यता की योग्यता कम से कम भारत में उन्हें क्या 12 वर्ष रहने का अनिवार्य कर दिया गया। जैसे भारत में क्या है, भारत की नागरिकता इस समय कुछ रहने के लिए कुछ अधिनियम है कि आपको 20 वर्ष तक रहना होना, कुछ जो भी अधिनियम है नागरिकता अधिनियम देख सकते हैं। उसी संदर्भ में क्या है, भारत के अगर शासन कार्यों में आप देखेंगे कंपनी के डायरेक्टर्स के हिस्सा बनना चाहते हैं, आप देखेंगे तो उन्हें कह दिया गया कि भारत में उन्हें कम से कम 12 वर्ष रहने का अनुभव, ब्रिटिश से भारत में कर्मचारी के रूप में क्या है 12 वर्ष तक वो अपनी सर्विसेज दे चुके हों। इस संदर्भ में ये चार्टर अधिनियम 1793 के अधिनियम में ये चीजें लाई गई। आप देखेंगे और देखेंगे कि अब क्या है, जिसे प्रधान सेनापति या मुख्य सेनापति की बात हो गई है तो गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य नहीं बन सकता था। अब ये बात इस रूप में फिर से व्याख्या की गई, जैसे क्या किया था कि गवर्नर जनरल की परिषद में जो है मुख्य सेनापति शामिल किया गया था, पिछले चार्टर में आपने देखा। लेकिन अब कहा गया कि ये सदस्य नहीं बन सकता जब तक उसे नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही है विशेष रूप से नामित ना किया जाए। और ये क्या था, नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये था प्रिवी काउंसिल के इसके सदस्य होते थे। आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्राउन का जो है एक मोहर लगनी, जब तक क्राउन की तरफ से ये मोहर ना लगेगी तब तक क्या है
जो है प्रधान सेनापति गवर्नर जनरल की परिषद में अगर बात करेंगे तो क्या होगा, उसका सदस्य तब तक नहीं बन सकता। ऐसी विशेषताओं का वर्णन आप देखेंगे 1793 के चार्टर अधिनियम में की गई थी। इससे पहले के एक्ट में अनुसार वो परिषद का सदस्य था। इससे पहले के चार्टर को आप देख सकते हैं कि क्या था, परिषद का वो सदस्य माना गया था। और इससे क्या था, गवर्नर जनरल को निर्णय लेने में सहायता मिल गई थी। आप देखेंगे कहीं ना कहीं उसकी शक्ति का विस्तार हो गया था। तो कहीं ना कहीं क्या था, जो था गवर्नर जनरल की शक्ति को भी थोड़ा सा सीमित करने का इस अधिनियम में प्रयास किया गया था। इन्हीं चीजों को आपको समझना है। आपको लगेगा कि कुछ फैक्ट हैं, लेकिन इसके पीछे की धारणा क्या थी, संवैधानिक विकास जो लाए गए थे अधिनियम, इनके पीछे की धारणाएं क्या थी, आखिर ब्रिटिश क्राउन चाहती क्या थी। ठीक है, ब्रिटिश क्राउन कंपनी को सीमित करना चाहती थी, कभी वो सीमित करती थी, कभी उनके कार्यों को परिभाषित करती थी, कभी उनको क्या था, व्यापार के एकाधिकार को और बढ़ा दे रही थी। तो वो भी ये सोच रहे थे कि तुरंत नहीं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से क्या है, भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में भी ले लें और कंपनी के एकाधिकार को भी धीरे धीरे समाप्त कर दें। हालांकि उन्होंने प्रक्रिया शुरू की थी 1773 के अधिनियम से। उन्हें लगा कि क्या है, एक बार में ही इसे अपने नियंत्रण में ले लेंगे, लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी उनके अंशधारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, तो वो कहा था वो कहीं ना कहीं इनसे ज्यादा पावरफुल, क्योंकि वो लाभांश का हिस्सा कंपनी जो है क्राउन या ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन को भेजती थी, तो वो लाभांश भी जो है ब्रिटिश सरकार अपना खोना नहीं चाहती थी। इस क्रम में आप देखेंगे कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्हीं चीजों के तहत भारत के संवैधानिक विकास को धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस क्रम में। अगर हम बात करेंगे कि अब देखेंगे अगर इस संदर्भ में, तो पहले कह दिया कि 1786 का एक पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। ये 1786 1784 के नाम से भी जाना जाता है। यहां हमने आपको बार बार बताया है, गवर्नर जनरल को अधिक एकाधिकार दिए गए थे। इस अधिनियम में आप देखेंगे क्या है, गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार दिए गए थे, सेनापति शामिल कर दिया गया था इनकी परिषद में। इसके एकाधिकार को देखेंगे या इनकी शक्ति में विस्तार किया गया था। अब क्या कर दिया गया, वह कुछ परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता था। इस अधिनियम में ये बात कही गई थी, लेकिन आप देखेंगे अब क्या है, गवर्नर जनरल केवल अब कह दिया गया क्या है, शांति व्यवस्था का काम करेगा, सुरक्षा का काम करेगा, अंग्रेजी प्रदेशों के हितों के विषय पर भी जो है क्या करेगा, परिषद के निर्णय को अस्वीकार कर सकता है। मतलब जितने अंग्रेजी प्रदेश हैं उनके हितों के संदर्भ में क्या है, परिषद के निर्णय को अस्वीकार करने की शक्ति ऐसी दी गई है। बाकी कार्यों की जगह उनको क्या कर दिया गया, अभी उसे सीमित किया गया था। तो इस संदर्भ में इसे देख सकते हैं 1793 के चार्टर अधिनियम में। अगर देखेंगे, अगर आगे बढ़ेंगे तो न्याय, विधि या कर संबंधी मामलों में भी यह अधिकार अब उसे नहीं था। तो आप देखेंगे क्या था, जैसे विधि का काम, हमने कहा कि बंगाल के चार्टर अधिनियमों के तहत फौजदारी, बहुत सारे यहाँ के लॉज जो है लिखित रूप से शुरू हो गए थे। आप देखेंगे इस क्रम में न्याय, विधि या कर संबंधी आप देखेंगे जो मामलों पर उसे अधिकार नहीं था। किसे, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद को, जिसे आप देखेंगे इस अधिनियम में आप ये भी देखेंगे कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया कि जिस समय वो बंगाल में अनुपस्थिति हो तो क्या करे, वह अपनी परिषद के किसी असैनिक सदस्य में से एक को उपाध्यक्ष नियुक्त कर सकता है। तो आप देखेंगे ये प्रक्रिया भारत के संविधान में अभी आपको दिखाई पड़ती होगी, चाहे गवर्नर हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे भारत के लोकसभा अध्यक्ष हो, चाहे आप देखेंगे राज्यसभा के उपसभापति हों। तो इसी क्रम में आप देखेंगे यह अधिकार कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था। क्या दिया गया था कि जिस समय वो बंगाल में अनुपस्थिति हो, मतलब अनुपस्थिति का मतलब ये है कि वो कहीं गए हों, तो वो अपने से किसी एक को वहां से क्या है, अपने कार्य करने का अधिकार किसे दे सकता है। ये भी इसके साथ इसमें अपनाई गई चीजें हैं कि गवर्नर जनरल को यह अधिकार दिया गया था कि जिस समय वो बंगाल में अनुपस्थिति हो उस समय वह अपनी परिषद के किसी असैनिक सदस्य को क्या करेगा, उपाध्यक्ष को पद पर नियुक्त कर सकता था, क्योंकि अध्यक्ष पद उसके लिए, लेकिन उपाध्यक्ष पद पर कार्य करते हुए वो गवर्नर जनरल के कार्यों को कर सकता था। आप देखेंगे इस क्रम में आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब कह दिया गया कि नियंत्रण बोर्ड की संरचना में कुछ बदलाव कर दिए गए। यहाँ पे नियंत्रण बोर्ड की जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, आप देखेंगे इसकी संरचना में भी आप देखेंगे बदलाव किए गए थे। अब क्या होगा, इसमें एक अध्यक्ष और 2 जूनियर सदस्य, मतलब 2 अन्य सदस्य की बात होगी। अध्यक्ष से नीचे आप देखेंगे तो होने चाहिए, मतलब 1+2 की व्यवस्था, टोटल
3 होने चाहिए। बोर्ड ऑफ नियंत्रण की संरचना में बदलाव किए गए थे। आप देखेंगे बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल आप नियंत्रण बोर्ड, पहले इसमें कौन थे, 4 सदस्य हुआ करते थे। अब इसमें संरचना में बदलाव किए गए और 4 की जगह अब 3 कर दिए गए। और देखेंगे जूनियर सदस्य के लिए सम्राट की प्रिवी काउंसिल, हमने कहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कुछ नहीं था, नियंत्रण जो प्रिवी काउंसिल का एक हिस्सा था आप कह सकते हैं। तो प्रिवी काउंसिल का सदस्य होने की बाध्यता को भी अब क्या कर दिया गया था, यहां समाप्त कर दिया गया था। जो इसके सदस्य होंगे नियंत्रण बोर्ड के, अब ये कह दिया गया यहाँ पे कि इनके जो सदस्य होंगे वो क्या है, वो प्रिवी काउंसिल का सदस्य हो या ना हो, ऐसी सदस्यता की अनिवार्यता खत्म कर दी गई थी। वो इस पद के लिए किसी को भी नियुक्त कर सकते थे। ऐसी व्यवस्था 1793 के अधिनियम में लाई गई थी। आप देखेंगे इस क्रम में और आगे बढ़ते हैं तो इस क्रम को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इस क्रम में आप देखेंगे नियंत्रण बोर्ड की बात हो रही है। नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के सभी कर्मचारियों के वेतन अब कंपनी को ही भारतीय कोष से देना था। पहले कुछ ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ लाभांश इतने लिमिट तक है तो आप देखेंगे देंगे, लेकिन इससे ज्यादा का खर्चा होगा तो वो स्वयं भर जो है वहन करेंगे। ऐसी व्यवस्था पिछले चार्टर अधिनियम में हमने आपको दिखाई थी। लेकिन इस अधिनियम में कह दिया गया कि जो नियंत्रण बोर्ड है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, और कंपनी के क्या है, सभी कर्मचारियों के अब वेतन कंपनी को भारतीय कोष से देना होगा। ठीक है, सारे कार्य कर दिए गए थे। यही सारे कारण आप देखेंगे आगे चल के क्या बनते हैं, ये सब भ्रष्टाचार का जन्म देते हैं। कैसे भ्रष्टाचार, भारतीय कोष से उन्हें जो मिलता था वो उनके लिए कम पड़ता था, तो यहां से क्या कर दिया, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की प्रक्रिया शुरू होती। उन्होंने व्यक्तिगत कार्यों को भी करना शुरू कर दिया, व्यक्तिगत व्यापार को भी करना शुरू किया। तो कहीं ना कहीं क्या है, नियंत्रण बोर्ड और कंपनी के कर्मचारियों का वेतन अब कंपनी को भारतीय कोष से देना था। ऐसी व्यवस्था आप देखेंगे 1793 के चार्टर अधिनियम में लाई गई थी। और आगे बात करेंगे तो कंपनी के कर्मचारियों का मुख्य कारण ये था, आप देखेंगे मुख्य कारण था कि उनके वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता था पहले, जिस कारण वेतन कम था। नियमित रूप से भी दिया जाता था, नहीं दिया जाता था, ये भी व्यवस्था थी। ठीक है, 1793 से एक तो कम था, पहली बात ये थी कि कर्मचारियों का वेतन ब्रिटिश कोष से दिया जाता था। वेतन का था, कम था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। और दूसरा, नियमित रूप से भी नहीं दिया जाता था, मतलब टाइम से उनकी सैलरी नहीं आती थी। बात करें अगर आप भी नौकरी में हैं सुन सकते हैं, जिस कारण कंपनी भ्रष्टाचार में लिप्त रहते थे। इस एक्ट को अगर आगे बढ़ेंगे देखेंगे द्वारा इसका समाधान करने का प्रयास किया गया। इसी कारण क्या कर दिया गया, अब कंपनी को भारतीय कोष से देना था। इसी कारण इसको एक प्रयास था इनका कि मैं ऐसा काम करूं जिससे ये भ्रष्टाचार कम हो सके। तो इन सभी चीजों को देख सकते हैं। आगे देखेंगे कि इस क्रम में अगर आगे देखें सभी खर्चों की बात होगी। अब सभी खर्चे कैसे चलेंगे, तो सभी खर्चों में भी के बाद भी आप देखेंगे कंपनी को ब्रिटिश सरकार को सालाना भारतीय राजस्व से कितने 5 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था। किसको, ब्रिटिश सरकार को। ये कार्य जो है भारतीय जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, या आप देखेंगे जिसे कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात होगी, या कंपनी शासन को अभी भी क्या है, ब्रिटिश सरकार को ये खर्च देना होता था इन सभी खर्चों के बाद। इसीलिए भारत में उन्होंने क्या किया था, इन सभी कार्यों को करने के बाद उन्हें लगा, इसीलिए उन्होंने क्या था, बहुत सारी जमींदारी भूमि आप देखेंगे उन्होंने रेगुलेट करना शुरू कर दी थी, जिसे कहते हैं स्थायी बंदोबस्त या अन्य चीजों को आप देख सकते हैं। तो इस एक्ट में यह नियम बना दिया गया था कि कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी होंगे कि बिना अनुमति के वो भारत नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, कंपनी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं बिना अनुमति के क्या है, भारत नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा भी इस अधिनियम में लाया गया था, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर वे ऐसा करते हैं तो ये उनका इस्तीफा माना जाएगा। अगर वरिष्ठ अधिकारी आप बिना बताए छोड़ के भारत चले जाते थे कंपनी के, तो क्या था, ऐसा उनको इस्तीफा माना जाएगा। उन्हें वहां से क्या था, पदच्युत जिसे कहते हैं, आगे हटा दिया जाता था। कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को क्या है, लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। कंपनी को क्या कर दिया गया, भारत में व्यापार करने के लिए व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को लाइसेंस देने का अधिकार दिया गया। ठीक है, कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए क्या दिया गया, पहला पॉइंट आप नोट करें इसे कि
व्यक्तियों और कंपनी के कर्मचारियों को यह अधिकार दिया गया, लाइसेंस देने का अधिकार, कि वे विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में इसे जाना जाता है। ठीक है, इसी को आप देख सकते हैं। ये पॉइंट आपसे कभी भी पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि किस तरीके से कंपनी के अधिकारियों और कंपनी सदस्यों को भी अधिकार दिया गया कि वो क्या कर सकेंगे, लाइसेंस देने का अधिकार दे दिया गया व्यापार करने के लिए। यही इन्हें एक विशेषाधिकार या देश व्यापार के रूप में जाना जाता है। आप इसे भी देख सकते हैं पॉइंट के रूप में। अगर आगे बात करें, अगर हम और आगे बात करें तो देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को और बढ़ा दिया गया। किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया गया, आप देखेंगे कहीं ना कहीं इस एक्ट में अब ब्रिटिश सरकार के विस्तारवादी नीति का सूचक माना जाता है। अगर इसकी समीक्षा की बात थोड़ी करें तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं ये एक कंपनी का विस्तार था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में और बढ़ा दिए गए, क्योंकि ब्रिटिश क्षेत्र के अंतर्गत उन्हें अधिकार करने थे, लेकिन क्या क्या कार्य करने थे, इन सभी अधिकारों को 1793 के चार्टर अधिनियम में भी सर्वोच्च न्यायालय के विस्तार में क्या होता है, शक्तियों में विस्तार कर दिया जाता है। और आगे अगर बात करें इस रूप में, कंपनी ने अब तक भारतीयों को क्या था, भारतीयों के व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया था। हमने बताया कि जब भारत में ब्रिटिश कंपनी को या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सरकार को 5 लाख रुपए राजस्व राजाना जो है सालाना देना होता था, इसके साथ साथ भारतीय कोष से ही अब क्या है, सभी को पूर्ण वेतन दिया जाएगा, चाहे वो कितना भी खर्च हो। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, व्यक्तिगत अधिकारों और संपत्ति को भी नियंत्रित करना। अब भारत में उन्होंने लोगों की व्यक्तिगत अधिकारों को भी क्या है, सीमित या उन पर कर लगाने की व्यवस्था बात करेंगे कि कैसे कैसे, और उनकी संपत्ति को भी नियंत्रित करना, कहते हैं नियंत्रित करना शुरू किया गया था। ये बात 1793 के अधिनियम में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है, आप देखेंगे तो इस क्रम में इसे देख सकते हैं। और आगे बात करें इस संदर्भ में तो देखेंगे यही इसकी समीक्षा है। आप इसे आगे बढ़े अगर देखें तो इस रूप में अगर देखेंगे कि इस तरह भारत में जो है 1793 के समय जो अधिनियम पारित होता है, कौन 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, तो इस तरीके से ये रूप लेता है कहीं ना कहीं भारत के संवैधानिक विकास के रूप में कि किस तरीके से कर व्यवस्था, भारत में संपत्ति के अधिकार को आप देखेंगे, जमींदारी व्यवस्था में बहुत सारे कानून इन्होंने बनाए, संपत्ति कैसे देंगे, कर कैसे देंगे, टैक्सेशन फॉर्म का रिफॉर्म किया, व्यक्तिगत अधिकारों का मतलब है अन्य क्षेत्रों में जिसे कहते हैं जो है अधिकारों को भी इन्होंने बहुत सारे अधिकारों को सीमित करना शुरू किया, चाहे वो मानवाधिकार के रूप में कोई भी कार्य हो। व्यक्ति भारत में कंपनी द्वारा लिए गए रेगुलेटिंग एक्ट में अब इस अधिनियम के तहत किया गया कि भारत के जो व्यक्ति हैं वो क्या कार्य करेंगे, इस पे क्या प्रक्रिया कैसे करेंगे, इन सभी चीजों को भारत में 1793 के अधिनियम में क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट देखेंगे जो चार्टर अधिनियम के तहत जो है इन्हें नियंत्रित या नियमित करना, रेगुलेट करना शुरू कर दिया था। तो कहीं ना कहीं ये 1793 का अधिनियम भारत के ब्रिटिश संवैधानिक विकास के साथ साथ भारत के में भी लोगों पे क्या है, औपनिवेशिक शासन को कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से जिसे कहते हैं 1833 रूप में आप देखेंगे आएंगे, और पूर्ण रूप से औपनिवेशिक शासन का हिस्सा माना जाता है। तो धीरे धीरे भारत में क्या है, एक प्रक्रिया शुरू होती है औपनिवेशिक शासन को पूर्ण रूप से मान्यता दिलाने के लिए। तो ये प्रक्रिया कहीं ना कहीं क्या है, लागू होती है। तो इस क्रम में इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे किसके, 1813 के चार्टर अधिनियम में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।